क्लास 11th जियोग्राफी चैप्टर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। चैप्टर 1 में हमने देखा था इंडिया की लोकेशन और साइज। चैप्टर 2 में हम देखेंगे इंडिया की फिजियोग्राफी कैसी है, मतलब यहाँ के जो लैंड फॉर्म्स है वो कैसे हैं, इन लैंड फॉर्म्स की क्या सिचुएशन है, क्या सारे के सारे प्लेन हैं, क्या ऊबड़ खाबड़ हैं या मिक्स हैं, क्या वेजिटेशन सबकी जगह पे अच्छी है या कोई जगह ऐसी है जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, डेजर्ट है, क्या आइलैंड्स भी हैं अपनी कंट्री में या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी चैप्टर 2 ज्योग्राफी। देखो, जो अर्थ है अर्थ की अपनी एक हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि अर्थ में जो बस ह्यूमन बींग रह रहे हैं उन्हीं की हिस्ट्री है। अर्थ इन जनरल जो है, अर्थ के जो लैंड फॉर्म्स हैं, अर्थ खुद है, अर्थ का जो सरफेस एरिया है, अर्थ की जो लैंड है, अर्थ के जो ओशंस हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री है। कहते हैं कि जो अर्थ है ना वो 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी 4600 ईयर्स ओल्ड है अपनी अर्थ। तो इन 4600 जो ये मिलियन ईयर्स है, इनके अंदर अर्थ के साथ में कुछ ना कुछ बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस हुए होंगे। उसकी वजह से अर्थ इवॉल्व हो रही होगी काफ़ी लंबे टाइम तक। इवॉल्व यानी पहले जैसी थी उससे एक दूसरे फॉर्म तक पहुंची होगी। शायद पहले इतने लैंड फॉर्म्स नहीं होंगे, या जैसे कि हम देखते हैं पहले सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे एक ही साथ था और पूरा एक बड़ा ओशन था। फिर कॉन्टिनेंट्स अलग हुए, अलग अलग जगह पे गए। तो ऐसे अलग अलग टाइप के इवोल्यूशंस हुए हैं और इन इवोल्यूशंस को हम लोग अर्थ की एज ए हिस्ट्री बोलते हैं। और इन एवोल्यूशन वाले जो प्रोसेसेस हैं और इन सब की वजह से अभी जो प्रेजेंट कंडीशन हम अर्थ की देखते हैं ना, वो हमें देखने को मिलती है। यानी अर्थ की अपनी खुद की हिस्ट्री भी है। अर्थ में बहुत टाइप के चेंजेस होते हैं, बहुत टाइप के फोर्सेस लगते हैं, जैसे एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस और जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। वो ये जो तीनों फोर्सेस हैं, यानी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, अर्थ कुछ प्लेट से मिलके बनी हुई होती है और ये जो प्लेट्स क्या होती है, ये आपस में मूव कर रही होती है। या तो सेम डायरेक्शन में जा रही होती है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है। और ये जाती है तब एक दूसरे के ऊपर भी जा रही होती है, कोलाइड भी कर रही होती है, रगड़ खा के भी ऐसे मूव रही हो और स्मूथली भी मूव कर रही होती है। तो ये कुछ प्लेट्स है और इन प्लेट्स के आपस के जो मूवमेंट्स हैं, इनकी वजह से भी अपन को काफ़ी सारे लैंड फॉर्म्स अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो अर्थ के अंदर लग रहे हैं और कुछ ऐसे फोर्सेस भी हैं जो अर्थ के बाहर से अर्थ के ऊपर लग रहे हैं या फिर कहीं और से अर्थ के ऊपर लग रहे हैं या बाहर से अंदर से बाहर की तरफ लग रहे हैं। ये जो फोर्सेस होते हैं अंदर के अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से, ये जो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस और टेक्टोनिक प्लेट्स है, इनकी वजह से अर्थ के जो सरफेस है उसके ऊपर और अर्थ के जो फीचर्स हैं, माउंटेन्स, प्लेटोज़ वगैरह, इन सब के ऊपर काफ़ी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से इनमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और हमें देखने को मिलती है आज जो प्रेजेंट कंडीशन है अर्थ की। और ऐसा नहीं है कि ये जो एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक और टेक्टोनिक प्लेट्स के जो मूवमेंट है वो आज बंद हो गए, नहीं, वो कंटिन्यू चल रहे हैं और आगे भी चलते जाएंगे। आज जो अपनी अर्थ की कंडीशन है वो आगे चल के सेम नहीं रहेगी, आगे हमें और भी अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। हो सकता है आज जो माउंटेन्स है कल को वो माउंटेन्स नहीं रहे, वो रोड हो जाए, या फिर आज जहाँ पे प्लेन जगह है वहाँ पर कल को दो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन पैदा हो और वहाँ पर एक नया माउंटेन आ जाए, ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये जो फोर्सेस और टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है ये कंटिन्यूअली चल रहा है और इसकी वजह से आ रहे हैं चेंजेस। देखो, इंडिया की जो प्लेट है, मतलब इंडिया जिस टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर बसी हुई है, तो वो टेक्टोनिक प्लेट क्या थी। अभी अपन लास्ट टाइम हमने देखा था कि इंडिया की पोजीशन इस वाली जगह पर है। तो पहले इंडिया इस जगह पे नहीं थी, पहले इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में थी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं थी। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स का एक प्रोसेस हुआ। उस प्रोसेस में क्या हुआ, जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट थी, जो इंडिया की जो प्लेट थी जिसके ऊपर इंडिया बसी हुई है, तो वो वाली जो कॉन्टिनेंटल प्लेट थी ना, वो इक्वेटर के साउथ के अंदर थी, दैट वाज इन द साउथ ऑफ इक्वेटर। और अभी जो इंडियन प्लेट की जो साइज़ है उससे काफ़ी बड़ी साइज़ थी इसकी। इवन जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी इंडियन प्लेट का एक पार्ट हुआ करता था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो अलग अलग हो गई। ऑस्ट्रेलिया जो पार्ट हुआ करता था वो अलग हो गया और जो ऑस्ट्रेलियन पार्ट है वो तो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में, यानी देखो अगर यहाँ पे थी अगर इंडियन प्लेट, तो जो जैसे यहाँ पर थी, एकदम साउथ में नहीं मान के इसको यहाँ पे मानते हैं, तो जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ना वो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में जाके इधर बस गई और जो इंडियन प्लेट थी वो नॉर्थ में चली गई और यहाँ पे आ गई। तो क्या हुआ, ये इन दोनों प्लेट्स के कुछ मूवमेंट्स हुए और
इन मूवमेंट्स की वजह से इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग अलग हो गई। ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करने लगी और इंडियन प्लेट थी वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने लगी। इवन जो इंडियन प्लेट का जो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर जो ये मूवमेंट है ये आज भी कंटिन्यूस है, और ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट है इस प्लेट का नॉर्दर्न डायरेक्शन के अंदर, उसकी वजह से अपने जो हिमालयाज़ हैं उनकी साइज़ आज भी इंक्रीज़ हो रही है। और इस मूवमेंट की वजह से इंडिया का जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उस पर अच्छा खासा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम देखेंगे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह वगैरह सब कुछ क्या क्या हैं। देखो, प्रेजेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक एंड टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इंडिया में 3 टाइप के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी इंडिया में 3 टाइप की लैंडफॉर्म्स पाई जा रही हैं, स्पेशली 3 टाइप के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। कौन कौन से? एक तो पेनिनसुलर ब्लॉक जो अपना है वो है, यानी ये वाला जो पोर्शन है इंडिया का, ये वाला जो पोर्शन है ये है पेनिनसुलर ब्लॉक है। माउंटेन्स है जैसे कि हिमालयाज़ हो गए, बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अपने जो माउंटेन्स है वो है, और एक है प्लेन्स। और बाकी जो है चीज़ें वो इन्हीं के इफ़ेक्ट्स में आके बनी हुई है। इनका जो अलग फिजियोग्राफी में देखते हैं ना तो वो बात आती है, मेन स्ट्रक्चर ये है और फिजियोग्राफी में कुछ और सारे आ जाते हैं। तो अभी हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पेनिनसुलर ब्लॉक की। देखो, जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ना उसकी बाउंड्री कैसे बनती है, कच्छ टू अरावली टिल दिल्ली। देखो, ये जैसे इंडिया हो गई, एक रफ मैप हो गया ये इंडिया का। तो ये कच्छ से, ये जो कच्छ है यहाँ से अरावली जो दिल्ली तक जाती है, रायसेना हिल्स तक जो जाती है वो यहाँ से लेके देन पैरेलल टू यमुना एंड गंगा टिल राजमहल हिल्स। देन गंगा और यमुना के पैरेलल जाती है वेस्ट बंगाल में जो राजमहल हिल्स है वहाँ तक। और उसके बाद में ये जो अपना जो 7 सिस्टर्स वाला जो हिस्सा है वहाँ पे कुछ और इसके हिस्से मिलते हैं, लाइक कि पहले क्या था ये सेम ही थे बट फिर जब मूवमेंट हुआ तो वो अलग हो गए, वो देखेंगे। तो अभी हम एक्सटेंशन देख रहे हैं कहाँ से, कच्छ से अरावली तक गया है ये दिल्ली का जो रायसेना हिल्स है वहाँ तक। देन गंगा यमुना के पैरेलल जाते जाते राजमहल हिल्स तक। उसके बाद में करबी आंगलोंग प्लेटो और मेघालय प्लेटो भी है इसके अंदर। यहाँ पे जो प्लेटोज़ हैं वो कुछ हिस्सा हैं वो प्लेटोज़, और जो सदर्न पोर्शन है ये वाला वो। राजस्थान, देखो नॉर्थ के अंदर तो ये गंगा यमुना जो है ये बाउंड्री बना रही है, और वेस्टर्न साइड में राजस्थान में जो अरावली है वो बना रहे हैं इसकी एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन क्या हो गई, कच्छ टू अरावली टिल दिल्ली, ये कच्छ वाला पोर्शन हो गया गुजरात का। देन दिल्ली तक जो अरावली जा रहे हैं वो राजस्थान का कुछ हिस्सा। देन यमुना गंगा के पैरेलली फिर राजमहल हिल्स एंड करबी एंगलोंग और मेघालयन प्लेटो। अब जो मेघालयन प्लेटो और करबी एंगलोंग जो प्लेटो है ना, दे आर जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इसका, इट इज़ सेपरेटेड बाय मालदा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटो। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटो है, और यहाँ पर ये जो राजमहल हिल्स वो होकर, यहाँ पर जो ये मेघालयन प्लेटो और करबी एंगलोंग प्लेटो वो है। फिर क्या हुआ, अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा था ना उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर काफ़ी सारा, ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है इसमें काफ़ी सारा फोर्स लग रहा था। ये वो जो फोर्स लग रहा था ना इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर बीच में एक बड़ी सी दरार आ गई। ये जो दरार थी इसी को हम लोग मालदा फॉल्ट बोलते हैं। और ये जो मालदा फॉल्ट है इसी की वजह से ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो है यानी करबी आंगलोंग प्लेटो और जो मेघालय प्लेटो है वो सेपरेट हो जाते हैं छोटा नागपुर प्लेटो के हिस्से से। यानी जो ये बड़ा जो पेनिनसुलर प्लेटो वाला हिस्सा है पेनिनसुलर ब्लॉक का, उसी का पार्ट है ये। लेकिन ये इस मालदा फॉल्ट की वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा सेपरेट हो जाता है, तो ये हमें अलग नज़र आता है, बल्कि ये अलग नहीं, ये इसी का पार्ट है। राजस्थान डेजर्ट फीचर्स ओवरले दिस ब्लॉक। देखो राजस्थान के अंदर भी ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है इसका एक्सटेंशन है, यानी राजस्थान डेजर्ट के अंदर जो नीचे की रॉक्स है ना वो पेनिनसुलर ब्लॉक का ही एक्सटेंशन है। बट क्या हुआ, सिंस डेजर्ट वगैरह तो डिपोजिशन और इरोजन की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सारी सैंड आके जमा हो गई। जब उस पूरी सैंड को हम लोग अगर हटा देंगे ना इसको, तो नीचे बचेगा जो चीज़ बचेगी वो होंगी इस पेनिनसुलर ब्लॉक के पत्थर। तो जो राजस्थान का डेजर्ट है वो भी इस पेनिनसुलर ब्लॉक का एक पार्ट है। तो इसका एक्सटेंशन कितना लंबा चौड़ा हो गया, ये जो पूरा का पूरा है ये इतना सारा, ये सारा का सारा किस में आ जा रहा है, पेनिनसुलर पार्ट के अंदर ही आ
जा रहा है। तो अब हम देखेंगे इसकी फॉर्मेशन हुई कैसे। एक्चुअली ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ये बना कैसे। तो इसके बनने के कुछ रीज़न है। देखो, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस से मिलके बना है। और इसके अंदर अगर हम लोग पेनिनसुलर प्लेटो को जब खोद के देखेंगे ना, तो इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स वगैरह देखेंगे, ग्रेनाइट्स वाले पत्थर वगैरह है। तो ये इन सब चीज़ों से मिलके बना है। देखो क्या हुआ, पुराने ज़माने में वॉल्केनोज एक्टिव थे, तो वॉल्केनोज से जो लावा वगैरह फ्लो हुआ ना, फिर वो धीरे धीरे ठंडा होकर जम गया। तो ये वाला जो रीजन था ना, ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, ये सबसे पुराना पार्ट मान सकते हैं हम लोग इंडिया का। तो इस पार्ट में पहले वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। इन एक्टिविटीज़ से लावा वगैरह फॉर्म हुआ, देन वो जमा हो गया। तो इस सारी चीज़ों से बना। और ये है, इसकी फॉर्मेशन कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर हो गई थी, यानी ये बहुत पुराना है। अब हाँ, ये जो प्लेटो है, ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ना, इसमें बहुत सारे टाइप के मूवमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे टाइप के अर्थक्वेक्स आए हैं यहाँ पर। अर्थ के अंदर से बहुत सारे टाइप के मूवमेंट्स हुए हैं, अलग अलग टाइप का फोर्स लगा है यहाँ पर। तो इस सब की वजह से क्या हुआ, इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स आ गए। फॉल्ट्स यानी, देखो, फॉल्ट यानी ये एक ज़मीन का टुकड़ा है। यहाँ पर हम लोग इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, ये अर्थक्वेक आ रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ, बीच में एक दरार सी पड़ गई। तो ये जो दरार है ना, इसको हम फॉल्ट बोल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फॉल्ट्स वगैरह आई हुई है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक बहुत पुराना है, ये कैम्ब्रियन टाइम से बना हुआ है। कैम्ब्रियन पीरियड जो था हिस्ट्री का, कैम्ब्रियन अर्थ की हिस्ट्री का जो कैम्ब्रियन पीरियड था, उस टाइम से बना हुआ है ये। और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बना है। और ये जब बन रहा था तब बहुत सारे जैसे वॉल्केनोज फूट रहे थे, अर्थक्वेक आ रहे थे, इंटरनली जो एंडोजेनिक फोर्सेस थे वो लग रहे थे। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, इसमें बहुत सारी टाइप की फॉल्ट्स आ गई। और ये जो फॉल्ट्स आई ना, इसको अभी हम लोग कैसे देखते हैं, रिफ्ट वैलीज़ के रूप में, या जो ब्लॉक माउंटेन्स है पेनिनसुला के, उनके ऊपर। देखो, जैसे क्या होता है, दो माउंटेन्स है यहाँ पर, आपने कई बार देखा तो होगा कि इन माउंटेन्स के बीच में से एक रिवर बह रही है। तो ये जो रिवर वैली ना, इसको हम लोग रिफ्ट रिवर वैली बोलते हैं। तो ये वाली रिवर वैली बनी क्यों है, क्योंकि फॉल्ट्स आ गए। कैसे फॉल्ट्स आए, तो क्या हुआ, ऐसे 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 फॉल्ट्स आए। तो ये वाले पोर्शन तो क्या हुआ कि ये वाले जो माउंटेन्स, देखो, ये एक नॉर्मल सी लैंड है, इसमें इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है और इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है। ये सिलेबस के अंदर नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ। तो जब फोर्स लग रहा है किसी भी पेपर को आप दोनों साइड से दबाओगे ना, तो क्या होगा, ऐसी ऐसी दरारें सी बन जाएंगी। तो ये फॉल्ट्स बन रही है। तो अभी हम लोग इन फॉल्ट्स को किन नाम से जानते हैं, रिफ्ट वैलीज़ के नाम से जानते हैं, या माउंटेन ब्लॉक्स के नाम से जानते हैं। तो पेनिनसुला है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी रिफ्ट वैलीज़ बन गई है। और इन रिफ्ट वैलीज़ की वजह से बहुत सारे माउंटेन्स वगैरह भी बने। इन रिफ्ट वैलीज़ के अंदर रिवर फ्लो करती है, जैसे नर्मदा रिफ्ट वैली। नर्मदा जो रिवर है वो ऐसी ही रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है। जैसे एक माउंटेन ये विंध्याचल माउंटेन मान लो, और ये सतपुरा माउंटेन मान लो, और बीच में से नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे वैली, ऐसे जो मूवमेंट्स हुए थे, उन मूवमेंट्स की वजह से जो फॉल्ट्स आई थी, उन फॉल्ट्स की वजह से बन गई है अपने पेनिनसुला के अंदर बहुत सारी रिफ्ट वैलीज़ और सतपुरा जैसे ब्लॉक माउंटेन्स। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पेनिनसुला है, सिंस ये बहुत पुराने टाइम से, यानी कैम्ब्रियन पीरियड से बना हुआ आ रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे रिवर्स के थ्रू, या फिर जैसे जोर जोर से यहाँ पे रिवर्स किया तो इनको रिवर्स काट ले जाएंगी, या फिर क्या होगा, रिवर्स मतलब कंटिन्यूसली एक पानी का फ्लो लग रहा है, यहाँ पर पानी का प्रेशर लग रहा है, पानी फ्लो कर रहा है यहाँ से। तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से ये सरफेस इरोड होता जाएगा, धीरे धीरे यहाँ से गिर जाएगा, कट जाएगा। तो ऐसी वाली चीज़ें भी हो रखी है यहाँ पर, ऐसे वाले माउंटेन्स भी हैं। और कुछ माउंटेन्स ऐसी भी है जिनको जो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से जो विंड चल रही है, उन विंड के साथ साथ में कुछ छोटे मोटे मिट्टी के जो अंश है वो भी इनके टकरा के लग रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ से भी धीरे धीरे ये घिसता जा रहा है, ऊबड़ खाबड़ से बन गए। तो ऐसे वाले जो माउंटेन्स होते हैं ना, मतलब माउंटेन का पूरा हिस्सा नहीं बचा है, उसका कुछ हिस्सा बच गया, एकदम जो पूरा माउंटेन था एकदम ऐसा कैसा नहीं बचा, उसका कुछ हिस्सा बचा है। तो ऐसे माउंटेन्स को हम लोग रेलिक्ट या रेजिडुअल माउंटेन्स बोलते हैं। तो ये जो अपना पेनिनसुलर ब्लॉक है, यहाँ पर हमें इस टाइप के माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अरावली हिल्स।
नालमला हिल्स, जावरी हिल्स, पालकोंडा हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स। ये कुछ हिल्स के नाम है, आपको याद रखने होंगे। और यहाँ की जो रिवर वैलीज़ है, देखो अगर हम लोग हिमालय की रिवर वैलीज़ देखेंगे ना तो वो बहुत गहरी होगी, बट यहाँ की रिवर वैलीज़ बहुत शैलो है। शैलो क्यों है? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो गया, अब वो अपने यंग स्टेज में नहीं है। और माउंटेन्स हैं वो भी रेजिडुअल है, माउंटेन्स भी छोटे हो गए हैं। रिवर देखो नीचे, देखो ऊपर से तो वो काट ही रहे हैं, हवा वगैरह काट ही रही है, और नीचे से जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ रही है तो रिवर के साथ में जो सॉइल सिल्ट वगैरह आ रही है वो भी जमा हो रही है, तो रिवर वैलीज की जो डेप्थ है वो भी कम होती जा रही है, तो वो भी बहुत ज़्यादा शैलो है, उतनी ज़्यादा गहरी नहीं है जितनी कि हिमालयन जो रीजन है वहाँ पर है। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो यहाँ पर डेल्टा बनाती है कोस्टल रीजन में। देखो अगर अपन ऐसे मैप देखेंगे ना तो बहुत सारे रिवर्स हैं ऐसे यहाँ पे पेनिनसुला के अंदर, जो इधर ये जो वेस्टर्न हिस्से से क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है और ईस्टर्न साइड में फ्लो हो रही है। तो जो बे ऑफ बंगाल में जो रिवर्स गिन रही है ना वो डेल्टा बना रही है। डेल्टा यानी जब रिवर समुद्र में गिर रही होती है उस टाइम पे क्या करती है, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट्स में बढ़ जाती है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज में, और फिर वो एक मार्शी सी लैंड बना देती है यहाँ पर। तो ये जो जगह होती है ना इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो ईस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर्स है ना वो पेनिनसुलन रीजन के अंदर डेल्टा बनाती है। तो ये हो गया पूरा का पूरा अपना पेनिनसुलर ब्लॉक। अब देखेंगे हम लोग हिमालयाज एंड दी अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। अब इन माउंटेन्स से हमें क्या देखना है, देखो ये जो माउंटेन्स है ना ये यंग है, वीक है और फ्लेक्सिबल है, यानी ये नए बने मेच्योर ओल्ड रेजिडुअल या रिलेक्ट माउंटेन्स नहीं है, ये नए यंग माउंटेन्स हैं। ओके अब ये जो यंग माउंटेन्स है ना ये रिजिड है, मतलब ना तो ये रिजिड है और ना पेनिनसुला की तरह स्टेबल है, यानी इनमें अभी भी एक्टिविटी हो रही है, स्टेबल नहीं है इन द फैक्ट। कैसे? जैसे अभी मैंने बताया कि इंडियन जो प्लेट है वो अभी भी नॉर्दर्न साइड में मूव कर रही है, तो उसकी वजह से क्या है, हिमालय की जो लेंथ है ना, हाइट जो है वो अभी भी इंक्रीज़ हो रही है, यानी स्टेबल नहीं है। और ये जो हिमालयन जो रीजन है वहाँ पर आए दिन अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं, मतलब पेनिनसुला वाला जो रीजन है अपना वहाँ पर आप अर्थक्वेक्स के बारे में कम ही सुनोगे। वो जो लैंड है वो स्टेबल है क्योंकि उसमें ये वाली चीज़ें बहुत पुराने टाइम से होती आ रही थी, अब वो धीरे धीरे कम पड़ गई है, धीरे धीरे रुक गई है, इसलिए वो क्या है, स्टेबल बन गया है। बट ये जो माउंटेन अपने हिमालयन माउंटेन वाला जो रीजन है ना ये उतना रिजिड है नहीं है पेनिनसुला की तरह, और ना ही उतना स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ये अभी यंग माउंटेन्स हैं ये, और वीक भी है और फ्लेक्सिबल भी है। यहाँ पर कल को कोई किसी भी टाइप की टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई ना, टेक्टोनिक प्लेट की कोई भी एक्टिविटी हुई तो यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं इनमें, यानी ये फ्लेक्सिबल है, वीक है और यंग भी है। यहाँ पे एक्सोजेनिक और जो एंडोजेनिक फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से फॉल्स, फोल्ड्स और थ्रस्ट प्लेन्स भी बन रहे हैं। ये जो दूसरी वाली अपनी ज्योग्राफी की बुक है ना उसके अंदर हम देखेंगे फॉल्स, फोल्ड्स और थ्रस्ट वगैरह क्या होती है। और ये माउंटेन्स है वो टेक्टोनिक है ओरिजिन में, यानी ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से बने हैं। ओके एंड आर डाइसेक्टेड बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। जैसे ये पूरा माउंटेन है, ये पूरा माउंटेन हो गया। अब इस माउंटेन रीजन में क्या है, यहाँ से क्या है कोई रिवर जा रही है तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है, तो क्या होगा बीच में ये इन माउंटेन्स को काट के खुद के लिए रास्ता बनाती हुई जाएंगी, तो दे आर डाइसेक्टेड बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। और ये जो हिमालयन रीजन वाली जो रिवर्स है ना ये अपने यूथफुल स्टेज के अंदर है, ये बूढ़ी नहीं हुई है। अब इनके जो रिवर वैलीज़ है ना अभी भी, मतलब जो शैलो रिवर वैलीज़ थी पेनिनसुला के अंदर वैसी नहीं है, अभी भी ये वी शेप्ड है, यानी अभी भी ये बहुत डीप रिवर वैलीज़ हैं इनकी। ये अलग अलग टाइप के गॉर्जेस वगैरह बनाती है, वी शेप्ड वैलीज़ बनाती है, रैपिड्स होते हैं इनमें, वाटरफॉल्स होते हैं। देखो जितनी यूथफुल स्टेज में होगी उतनी ज़्यादा उसके पास में एनर्जी होगी, तो उतनी ज़्यादा वो फास्ट फ्लो करेगी, उतनी ज़्यादा वो मतलब इरोजन करेगी, जितना इरोजन करेगी उतनी ज़्यादा गहरी उसकी वैली बनती जाएगी। देखो बूढ़ी होगी ना तो वो डिपॉजिट करती जाएगी, और जो यूथ वाली स्टेज होगी उसमें क्या होगा, वो इरोड करती जाएंगी तो वैलीज़ और ज़्यादा वी शेप की बनती जाएंगी, वाटरफॉल्स होंगे बहुत सारे। तो ये वाले फीचर्स हो गए हिमालयन माउंटेन्स वाले रीजन के। नेक्स्ट इज़ इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन।
देखो क्या हुआ, ये जो इलाका था ना शुरू शुरू के अंदर ये एक जियोसिंक्लाइनल डिप्रेशन था, यानी जब अर्थ बनी थी अपने मूवमेंट वगैरह बन रहा था, मूवमेंट चल रहा था टेक्टोनिक प्लेट्स का, तो इधर तो पेनिन्स ये जैसे हैं, तो इस जगह पे तो पेनिनसुला हो गया, तो उसकी हाइट ऑलरेडी ज़्यादा है और इधर माउंटेन्स बन गए। अब जो ये बीच की जो जगह थी ना ये वाली, ये क्या थी, सिंक डिप्रेशन था ऐसी, हाँ ऐसे। तो ये माउंटेन्स कुछ इरोड हो गए पेनिनसुला वाले जो हैं वो, तो ये जो डिप्रेशन था पहले इस जगह पे डिप्रेशन था, ये जियोसिंक्लाइनल डिप्रेशन था, यानी यहाँ पे गड्ढा हुआ करता था पहले। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो हिमालयन माउंटेन्स वाली जो रिवर्स वगैरह वो आई, कुछ पेनिनसुला वाली रिवर्स आई, तो ये अपने साथ में पहाड़ों से कुछ सेडिमेंट्स वगैरह लेकर आई थी, क्योंकि ये तो काटते भी आ रही तो इनके साथ में वो मिट्टी भी आ रही थी और यहाँ पर गड्ढा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब यहाँ पर रिवर्स वगैरह फ्लो हुई ना, तो धीरे धीरे करके ये वाला जो गड्ढा था ये भर गया और अब ये एक प्लेन इलाके जैसा बन गया है, फिल्ड बाय द सेडिमेंट्स फ्रॉम द रिवर्स। और इसकी एवरेज डेप्थ, मतलब ये जो गड्ढा था इसकी जो एवरेज डेप्थ थी ना वो थी 1000 से लेकर 2000 मीटर्स तक, यानी 1-2 किलोमीटर गहरा डिप्रेशन बना हुआ था ये। फिर यहाँ पर सेडिमेंट्स आए और ये जो है ये बन गया क्या, अपना प्लेन वाला इलाका। और जो ये इसका डेवलपमेंट हुआ था, हिमालय जब बन रहे थे उसके थर्ड फेज़ के अंदर, यानी ये जो अपने प्लेन्स है ना ये बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, जैसे ही हम लोग देख रहे थे कि पेनिनसुला है वो कैम्ब्रियन पीरियड का है और अपनी अर्थ जो है 4600 मिलियन ईयर्स पुरानी है। वैसे जो अपने ये प्लेन्स है ना वो 64 माया पुराने है, माया यानी मिलियन ईयर्स अगो ही बने थे ये, मतलब ये काफ़ी नए हैं, यंग स्टेज के अंदर है। अब क्या है, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस। अपने अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ के अंदर, और जो ऐसे प्रोसेसेस हो रहे हैं ना जियोलॉजिकल, देखो जियो का मतलब ही अर्थ होता है, तो ये अर्थ वाले जो प्रोसेसेस है ना इनकी वजह से अर्थ की रिलीफ कैसी होगी और अर्थ की फिजियोग्राफी कैसी होगी वो इन्फ्लुएंस होती है। रिलीफ यानी वहाँ की जो सरफेस है वो सरफेस कैसा है, सरफेस एकदम सपाट प्लेन है या ऊबड़ खाबड़ है या ऐसे कहीं पे गड्ढा वगैरह है, तो ये जो रिलीफ कैसा है वो सारी की सारी चीज़ें जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी के बारे में। देखो, फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज़ द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। किसी भी एरिया की फिजियोग्राफी जो है, यानी वो एरिया है वो कैसा है, उसमें क्या है, कितने प्लेटोज़ हैं, कैसे माउंटेन्स है, कैसा रीजन है, तो वो जो फिजियोग्राफी है ना उस जगह की, वो आउटकम है किसका, जो प्रोसेस चलते आ रहे हैं ना, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है पुराने टाइम से चलते आ रहे, उस प्रोसेस का, वो जो प्रोसेस है डेवलपमेंट वाला वो किस स्टेज पे है अभी, उस पे और स्ट्रक्चर पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है क्या, फिजियोग्राफी किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का। इंडिया है, इंडिया जो अपन को पता है, अपने कहीं पे माउंटेन्स है अपने पास में, कहीं आइलैंड्स है, कोस्टल प्लेन्स हैं, डिज़र्ट है, प्लेन्स हैं, प्लेटोज़ हैं, और तो ऐसे वाले बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अपन को इंडिया के अंदर उसके फिजिकल फीचर्स के अंदर। जैसे नॉर्थ है ना, नॉर्दर्न साइड में रग्ड टॉपोग्राफी, यानी रग्ड यानी वो ऐसी है, वहाँ पे माउंटेन्स है, माउंटेन्स के बाद में प्लेन रीजन आ जाता है, प्लेन रीजन के बाद में साउथ में वो प्लेटो आ जाता है अपना, फिर इधर डेजर्ट आ जाता है और इधर आइलैंड्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं, कोस्टल प्लेन्स आ जाता है यहाँ पे। तो इंडिया की टोपोग्राफी जो है वो नॉर्दर्न पोर्शन के अंदर तो काफ़ी रग्ड है, रग्ड यानी ऐसे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं और डीप गॉर्जेस हैं, यानी बड़े बड़े गड्ढे भी हैं इनके अंदर जो कि रिवर्स ने बनाए हैं। ओके फिर जो सदर्न पोर्शन है ना, देखो नॉर्थ तो बहुत ज़्यादा रग्ड टोपोग्राफी यानी वो यंग फीचर के अंदर आता है, उसका जो स्टेज है ना डेवलपमेंट का वो भी यंग स्टेज है। लेकिन जो सदर्न पोर्शन है इंडिया का वो एक स्टेबल टेबल लैंड है। टेबल लैंड यानी जो नॉर्मल है सी लेवल से वो थोड़ी ऊपर ऐसे ऊपर उठी भी है, एक टेबल की तरह स्टेबल है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के कोई जियोलॉजिकल प्रोसेसेस नहीं हो रहे हैं अभी के लिए, थम गए। और डाइसेक्टेड प्लेटो है, डाइसेक्टेड क्यों, क्योंकि देखो रिवर्स फ्लो हो रही है तो उन्होंने अपने यूथफुल स्टेज जो उनका जिस टाइम पे रहा होगा वहाँ पर उन्होंने भी तो इसको काटा होगा, विंड्स चल रही हैं तो यहाँ से बीच में इसके दरारें आई होगी, तो ये बिल्कुल जो ऐसे होना चाहिए था ऐसे हो के थोड़ा सा मतलब ऐसे हैं ऐसे करके,
है तो टेबल जैसा, बट ऐसी टेबल जिसके बीच बीच में वो थोड़ी खुरदुरी है, तो ऐसी डाइसेक्टेड प्लेटो वाला रीजन है अपना साउथ वाला। फिजियोग्राफी में अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो है द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। देखो, और इसके अंदर क्या क्या आती है, अपना हिमालयन माउंटेन्स आता है और नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल्स है ना वो आते हैं। हिमालयाज हैं वो पैरेलल माउंटेन रेंजेस है, यानी पैरेलल है एक दूसरे के, ऐसे 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 करके पैरेलल चल रही है एक दूसरे के साथ में ऐसे, तो पैरेलल माउंटेन रेंजेस है, जैसे कि ग्रेट हिमालयन रेंज है। अब पैरेलल माउंटेन रेंजेस का एक एग्जांपल है ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस, वो रेंजेस जो पैरेलल चलती है, आपस में मिलती नहीं है एक साथ बहुत लंबी टाइम तक, लंबे इलाके को कवर कर रही होती है, बट आपस में वो मिक्स नहीं हो रही होती है। जैसे कि ग्रेट हिमालयाज और शिवालिक हो गई, ग्रेट हिमालयाज मान लो और ये शिवालिक मान लो, तो ये एक साथ में आगे तक चल रहे हैं, ये आपस में मिल नहीं रहे कहीं पे, तो ऐसे ही पैरेलल माउंटेन्स हो गई। इनका ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब इनका झुकाव कैसा है, ये मतलब ऐसे सीधी इस टाइप से खड़ी है कि ये इस टाइप से खड़ी है, मतलब इनका डायरेक्शन कैसा है खड़े होने की तरफ, ये बनी हुई कौन से डायरेक्शन में, क्या जैसे ये इंडिया है तो इंडिया के ये एग्जैक्टली ऐसे हैं या फिर ऐसे 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 हैं, तो वो देखेंगे कि कौन से डायरेक्शन के अंदर बनी हुई है, इनका ओरिएंटेशन कैसा है। स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं, पहाड़ का जो स्लोप है वो कौन से डायरेक्शन में उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पहाड़ी कौन से डायरेक्शन के अंदर खड़ी है उसके ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो उसका ओरिएंटेशन है नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। देखो ये इंडिया है, इंडिया का जो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे माउंटेन्स कैसे खड़े हैं, यहाँ पर माउंटेन्स खड़े हैं नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्टर्न वाली साइड के अंदर। देखो कैसे, ये नॉर्थ हो गया, ये ना साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट में, तो यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं ना ये वो इस डायरेक्शन में खड़ी है ऐसे। उसके बाद में जब हम दार्जिलिंग और सिक्किम वाले रीजन के अंदर जाते हैं, मतलब शुरू के अंदर सिर्फ हम लोग ऊपर का मैप बना के दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये मान लेते हैं ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे ऐसे खड़ी है। उसके बाद में क्या आ जाता है, दार्जिलिंग और सिक्किम वाला रीजन आ जाता है, वहाँ पर वो ईस्ट वेस्ट, वहाँ पर अब वो ऐसे नहीं हो गए, ऐसे ऐसे हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है पैरेलली। जब वो अरुणाचल प्रदेश वाला आ जाता है वहाँ पर वो क्या है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, वो वहाँ पर ऐसे ऐसे हैं। और मणिपुर और नागालैंड वाला एरिया आ जाता है, वहाँ पर एकदम नॉर्थ साउथ के अंदर है ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट से डायरेक्टली नॉर्थ साउथ वाले डायरेक्शन की तरफ जा रही है। इसमें थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होगी, वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है बट थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में, ऐसे फ्लो चार्ट की हेल्प से समझोगे तो ईजी हो जाएगा। अपने ऐसे माउंटेन्स है, देखो ऐसे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर यहाँ पर सिक्किम वगैरह जो है वो आ जा रहा है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह आ रहे हैं, और फिर ये जो नागालैंड वगैरह है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो सिक्किम दार्जिलिंग वाला जो एरिया वहाँ पर तो ऐसे हैं, और नागालैंड वाले में ऐसे नॉर्थ से साउथ है, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर कैसे बताया था मैंने, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, यानी ऐसे ऐसे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ऐसे ऐसे हैं, और फिर अचानक से साउथ वाले डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ वाले डायरेक्शन में। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट, मतलब कैसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, देन ईस्ट में, और देन साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट में, एंड मणिपुर नागालैंड तक आते आते वो एकदम नॉर्थ टू साउथ उनका ओरिएंटेशन हो जाता है। जो अपने ग्रेट हिमालयाज हैं उनको सेंट्रल एक्सियल रेंज भी बोला जाता है। और इनकी लेंथ कितनी है, इनकी लेंथ है, अगर हम लोग ऐसे लेंथ देखें, मतलब ऐसे जो लेंथ जा रही है, इस वाली लेंथ को हम लोग देखें ना, ऐसे वाली लेंथ को, तो ये वाली लेंथ है इनकी 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके। और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, ये लेंथ देखिए कि कितनी लंबाई में फैला। अब आप देखेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई कितनी है इसकी, नॉर्थ से साउथ तक चौड़ाई कितनी है, किसी किसी जगह पे 160 है और किसी किसी जगह पे 400 किलोमीटर है, ओके। मतलब लेंथ और ब्रेड्थ हमने देख ली। ब्रेड्थ है 160 से 400 तक का, मतलब है कि किसी पे जगह पर थोड़े पतले हैं और किसी की जगह पर काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है।
हिमालय स्टैंड लाइक लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग वॉल। हिमालय जो है अपनी एक लंबी और स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह खड़े होते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट और बाकी जो सेंट्रल एंड ईस्ट इंडियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। ये वाली जो चीज़ है ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करी है, आप लोग वहाँ से एक बार फिर से रेफर कर सकते हो। और ये फिजिकल बैरियर का काम नहीं करती, साथ साथ में ये काम करती है क्लाइमेट के लिए, ड्रेनेज के लिए और कल्चरल डिवाइड के लिए भी। देखो ये जो अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया ना, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ऊपर का जो क्लाइमेट है उससे भी अपन को शील्ड प्रोवाइड करते हैं हिमालयस जो है। ऊपर का कल्चर है ना वो अलग टाइप का है और अपने इंडिया के अंदर जो कल्चर है वो अलग टाइप का है। तो ये कल्चर के लिए, क्लाइमेट के लिए, फिजिकल बैरियर और इन सारी चीज़ों का ये एक डिवाइड बनाती है, मतलब अपने यहाँ पर अलग है वहाँ पर अलग है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए, इसमें को मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी तो टाइम लगेगा, तो आप चैप्टर फर्स्ट को रेफर करना। नाउ कम्स द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे हम, तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना वो कैसे बने हुए हैं, वो बने हुए हैं कुछ रिवर्स हैं उनके डिपोजिशन से, जो अभी मैंने बताया था कि वो पहले जियोसिंक्लाइनल डिप्रेशन था, उसके बाद में रिवर्स ने आके उसको भरा और फिर बना अपना एक प्लेन इलाका जो कि 64 मिलियन ईयर्स अगो पहले बना था। तो कौन कौन से रिवर्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनके रिवर्स सिस्टम्स हैं, यानी इसमें इनकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, उनकी खुद की ट्रिब्यूटरीज, वो सारे के सारे मिले हुए। ये जो प्लेन्स हैं इनकी लेंथ कितनी है, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं तो इनकी लेंथ कितनी है, इनकी लेंथ है 3200 किलोमीटर। विड्थ की बात करें तो विड्थ कितनी है इनकी 150 से 300 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऐसे ये हो गए कितने 3200 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, और नॉर्थ टू साउथ कितने हो गए ये 150 से 300 किलोमीटर। इनकी डेप्थ कितनी है, देखो मैंने बताया था ना कि ये डिप्रेशन था, ये ज़मीन से भरे हुए थे, यहाँ पर एलुवियल सॉइल के डिपोजिशन हुआ, तो ये डिपोजिशन है। इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी डेप्थ है 1000 से 2000 मीटर, यानी 1 से 2 किलोमीटर तक की इसकी क्या है डेप्थ है। और फिर इनकी हाइट कितनी है, डिपोजिशन फिर और होता गया तो ये थोड़े ऊपर भी उठे ना, तो इनकी जो ये हाइट है वो कितनी है, वो है 50 से 150 मीटर। और इनके क्या है, देखो अब हमने क्या देखा कि पहले यहाँ पर माउंटेन्स आ गए, अब माउंटेन्स के बाद में ये प्लेन्स आ गए। अब ये जो प्लेन्स है ना ये भी कुछ सब सेक्शन में डिवाइडेड है। कैसे, देखो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। अब इसको 3 सेक्शन में हम डिवाइड कर देते हैं। ये जो सेक्शन हो गया इसको हम लोग बोलते हैं भाबर, बीच वाले को बोलते हैं तराई, और जो सबसे लास्ट वाला है उसको बोलते हैं अलूवियल प्लेन। तो ये कौन से हो गए, ये भाबर, ये तराई और ये अलूवियल प्लेन्स। अलूवियल प्लेन्स जो है ये खुद आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो खादर और नीचे वाला है वो बांगर। इसकी हम अभी देखेंगे। बाबर, सबसे पहले हम देखेंगे बाबर जो बेल्ट है एलुवियल सॉइल का वो कैसा है। ये एक नैरो बेल्ट है, पतला सा बेल्ट है, बहुत लंबी इसकी ब्रेड्थ नहीं है, और ये 8 से 10 किलोमीटर है। ये जो शिवालिक रेंज है ना, देखो सबसे इधर वाली, सबने साउथ वाली जो हिमालयन माउंटेन्स की जो रेंज है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज के पैरेलली चलता है ये, और 8 से 10 किलोमीटर का बेल्ट है, मतलब 8 से 10 किलोमीटर की विड्थ है, चौड़ाई जो है इसकी 8 से 10 किलोमीटर की है, और ये जो शिवालिक रेंज है उसके पैरेलली चलता है उसके फुट हिल्स में। और यहाँ पर क्या है, जो जैसे ही माउंटेन से जो बड़ी बड़े रिवर्स वगैरह आती है वो अपने साथ में थोड़े हैवी मटेरियल लेकर आ जाती है। हैवी मटेरियल यानी कोई भी रिवर है वो पहाड़ से उतरी और पहाड़ से उतरते ही तो क्या है अपना ये भाबर वाला बेल्ट है एलुवियल सॉइल का प्लेन्स का 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा जो बेल्ट है वो वाला। तो जैसे ही ये रिवर्स उतरी ना ये अपने साथ में इस माउंटेन से इसके कुछ कंकड़ पत्थर भी लेकर आ रही हैं, तो ये जब लाती है और अचानक से प्लेन एरिया आता है ना तो यहाँ पर उनको डिपॉजिट कर देती है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे रॉक्स और बोल्डर्स देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे रॉक और बोल्डर्स हो जाते हैं ना यहाँ पर। तो क्या होता है, ये जो रिवर्स है ना वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए डिसअपियर हो जाती है, मतलब वो है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो जो रॉक और बोल्डर्स थे ना उनके बीच से बह रही होती है, तो वो डिसअपियर हो जाती है, ऊपर सरफेस पे हमें दिखाई नहीं देती है। तो बाबर रीजन ये हो गया। अब हम देखेंगे तराई रीजन। ये जो 8 से 10 किलोमीटर का जो ये रीजन था ना, इसके बाद में क्या कौन सा पोर्शन आ जाता है, तराई रीजन आ जाता है। तराई रीजन 10 से 20 किलोमीटर लंबा है, मतलब चौड़ा है। वो तो 8 से 10 था, और ये क्या है 10 से 20 किलोमीटर
इसकी चौड़ाई है। और यहाँ पर जो रिवर्स ये डिसअपियर हो रही थी बाबर में, तराई में जाके वो जो रिवर्स है ना वापस री इमर्ज हो जाती है। और अब जो बोल्डर्स वगैरह थे वो तो बाबर वाली जगह पे आ गए, तो अचानक से ये जो तराई वाला जो रीजन है, तराई रीजन क्या होता है, मार्शी या स्वैम्पी कंडीशंस हो जाती है। यहाँ पर दलदली टाइप का जो लैंड होती है ना वैसी बन जाती है। यहाँ पर कंकड़ पत्थर थे, जो रिवर्स थी वो डिसअपियर हो गई थी, यहाँ से वापस अपीयर हो जाती है। ये वाला जो पोर्शन है ना वो बहुत ज़्यादा स्वैम्पी या मार्शिक दलदली टाइप का हो जाता है। तो इस दलदली नेचर जो है ना ये इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत अच्छी है, यानी यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के हैं, अच्छी वैरायटी में ग्रो हो रहे हैं, और वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर बहुत अलग टाइप की देखने को मिलती है। उसके बाद में आ जाते हैं अपने अलुवियल प्लेन्स, जहाँ पर अलुवियल सॉइल जो है उसका डिपोजिशन हुआ है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर पुरानी जो एलुवियल सॉइल है ना उसका डिपोजिशन हुआ है, कोई जगह ऐसी है जहाँ पर नई सॉइल का डिपोजिशन हुआ है। तो ये देखो, बांगर रीजन है वो पहले आएगा, और जो कादर रीजन है वो बाद में आएगा। तो बांगर रीजन पे क्या है, पुरानी ओल्ड एलुवियल सॉइल है, यहाँ पर पुरानी एलुवियल सॉइल जो है वो है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो नई एलुवियल सॉइल आएगी ना, तो आगे वाला जो रीजन जहाँ पे नई एलुवियल सॉइल है उसको हम खादर बोलते हैं। तो बांगर और खादर हो गए, बाबर और तराई भी हो गया। अब क्या है, दीज प्लेन्स हैव मैच्योर स्टेजेस ऑफ फ्लूवियल इरोजन एंड डिपोजिशन। मैच्योर स्टेजेस ऑफ फ्लूवियल एंड डिपोजिशन, जैसे कि अब ये जो प्लेन्स है ना इसमें मेच्योर स्टेज देखने को मिलती है इरोजन की और डिपोजिशन की। देखो कहीं से कोई जो चीज़ है वो इरोड हुई, वहाँ से उस चीज़ को, उसके टुकड़ों को इरोड करके आगे बही, रिवर्स वगैरह आगे बही, फिर एक जगह यहाँ पर आएगी ऐसी जहाँ पे उसको डिपॉजिट करेगी। समुद्र में तो नहीं लेकर जाएगी, कहीं ना कहीं तो उस मिट्टी को वो डिपॉजिट वगैरह करेगी ना। तो ऐसे मैच्योर स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं हमें ये वाला जो प्लेन है वो। इन सारे डिपोजिशन और इरोजन वाले जो स्टेजेस है ना वो मैच्योर स्टेज देखने को मिलती है अपन को इस प्लेन्स के अंदर। और उसके एग्जांपल्स कैसे हैं, सैंड, ये जो कुछ है ना ये इसकी ना आप लोग एक बार फ़ोटो देखना, गूगल करना, और इसमें सैंड बार की, मेंडर्स की, ऑक्सबो लेक और ब्रेडेड चैनल्स हैं, इनकी फ़ोटो देखना। देखो ऑक्सबो लेक क्या होते हैं, रिवर ऐसे बह रही होती है, ऐसे बहते बहते, ये ना जो दूसरी बुक है ना उसके अंदर आएगा, अभी मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा सा ही कर देती हूँ। तो क्या होगा, डिपोजिशन होगा, एक साइड में डिपोजिशन होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ये जो है ये एक अलग ऑक्सबो टाइप का जो है एक अलग टाइप का लेक बन जाएगा। और यहाँ से डिपोजिशन हुआ तो यहाँ से रिवर की जो, मतलब इस वाले जगह पे डिपोजिशन हो रहा है तो ये पानी तो यहाँ पर इकट्ठा होकर एक लेक तो बन गया, बट बाद में रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेती है और सीधा चल जाती है, यहाँ पर एक अलग टाइप का ऑक्सबो लेक बन जाता है। और ऐसी वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है, जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है उस वाले रीजन को हम लोग ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलते हैं। वहाँ पे हमें रिवराइन आइलैंड्स देखने को मिलते हैं और सैंड बार्स देखने को मिलती है। रिवराइन आइलैंड्स क्या होते हैं, रिवर फ्लो करी, इस रिवर के बीच में कुछ आइलैंड्स बन जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसके अंदर ऐसे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। और ये जो रिवर है इसके माउथ पे हमें देखने को मिलता है क्या, डेल्टा। कौन सा डेल्टा, सुंदरबंस डेल्टा देखने को मिलता है, ब्रह्मपुत्र पे नहीं। मतलब ऐसे ये जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की हम बात करें, इन रिवर्स पे हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे डेल्टा। ये जो डेल्टा है इसका एक एग्जांपल है सुंदरबंस डेल्टा। और ये डेल्टा काफ़ी फर्टाइल है, यहाँ पे मतलब अच्छी खासी वेजिटेशन देखने को मिलती है अपन को। बट इतना सब कुछ याद नहीं रखना है, हैवी हो जाएगा, तो जो लिखा है बस उतना याद रखना। दिल्ली एंड हरियाणा बिकम्स वाटर डिवाइड फॉर गंगा एंड इंडस। देखो हम 3 रिवर की बात करी थी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो पोर्शन है उसके अंदर ब्रह्मपुत्र आ गई, बीच वाला जो पोर्शन है इसमें गंगा, और इधर वाले के अंदर इंडस। तो ये जो वाटर डिवाइड कौन बना रहा है इंडस और गंगा के बीच में, ये दिल्ली हरियाणा वाले जो स्टेट है ना वो वाटर डिवाइड बनाते हैं। वहाँ पे अरावली आ जाती है ना, यहाँ पर जो अरावली है उससे वाटर डिवाइड बन जाता है इंडस और गंगा का। गंगा वाली इधर चल जाती है, इंडस वाली उधर चल जाती है, जो रिवर्स है ना। ब्रह्मपुत्र शुरुआत के अंदर तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रही होती है, यानी वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। ये ईस्ट, नॉर्थ, साउथ वाला जो ये है ना, और ये वेस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट वाला जो इलाका है, डायरेक्शन है, उसमें फ्लो करती है। बट दुबरी नाम की जगह पर जहाँ पे ये बांग्लादेश के अंदर एंटर होती है ना, वहाँ पे 90 डिग्री का सदर्न टर्न ले लेती है, एकदम 90 डिग्री का साउथ वर्ड्स डायरेक्शन में यह टर्न ले लेती है। और ये जो
और एलुवियल प्लेन, ये जो प्लेन वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे फर्टाइल एलुवियल सॉइल मिलती है, तो यहाँ पर अच्छी टाइप की क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि वीट, राइस वगैरह अपन को यही देखने को मिलता है ना। ये वाला जो इलाका है पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल वगैरह, आसाम वगैरह, यहाँ पर वीट और राइस की अच्छी खेती होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर एलुवियल सॉइल है। अब हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटो को। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बट लेट्स सी कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। Rising from the plains up to the elevation of 600 to 900 meter is the irregular triangle known as peninsular plateau. देखो प्लेन्स वाला जो रीजन था, उस प्लेन्स वाले रीजन से आगे जाके जब ये जो प्लेन्स वाला रीजन है, इस प्लेन्स वाले रीजन से 600 और 900 के मीटर के एलिवेशन पे जाने के बाद में हमें दिखता है क्या? एक इर्रेगुलर शेप का ट्रायंगल, ऊपर उठा हुआ प्लेन से थोड़ा ऊपर, और ये जो ट्रायंगल है उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3 साइड से वाटर से कवर्ड है और ये ट्रायंगल शेप में भी है अपने, तो ऐसा आता है। इसकी एक्सटेंशन क्या है? नॉर्थ वेस्ट साइड जो है वहाँ तक तो जो दिल्ली रिज है वहाँ से बनता है, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड है यहाँ पर तो अरावली से जो रिज वगैरह बनती है ना, दिल्ली वाली साइड में जो अरावली से रिज वगैरह बनती है वहाँ से, ये यहाँ पर मान लो दिल्ली है, तो ये दिल्ली अरावली जो रीजन है, अरावली यहाँ पर जाता है, यहाँ पर रायसीना हिल्स वगैरह है, तो यहाँ से दिल्ली तक। देन इधर राजमहल हिल्स आ जाते हैं अपने ईस्ट के अंदर, राजमहल हिल्स आ गए, साउथ के अंदर कार्डमम हिल्स आ गए, और नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है जो मैंने बताया था, करबी आंगलोंग प्लेटू, शिलोंग प्लेटू, मेघालय प्लेटू, वो भी इसी का पोर्शन है, बस वो थोड़ा डिटैच्ड लगता है अपन को। क्यों? क्योंकि बीच में मालदा फॉल्ट भी है, तो ये इसका एक्सटेंशन हो गया। नॉर्थ वेस्ट के अंदर दिल्ली, राजमहल हिल्स आ जाते हैं ईस्ट में, साउथ में कार्डमम हिल्स, नॉर्थ ईस्ट के अंदर शिलोंग, कार्बी आंगलोंग प्लेटू, मेघालय प्लेटो का ही दूसरा नाम शिलोंग प्लेटो है, तो ये सारे आ जाते हैं कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न साइड के अंदर। इट इज़ मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ पेटलैंड प्लेटोज। पेटलैंड प्लेटोज है उनसे बनी हुई है, जैसे कि मतलब इसमें एक ही प्लेटो से नहीं बनी हुई है, इसमें अलग अलग बहुत सारे प्लेटोज से मिलके बनी हुई है, जैसे कि हज़ारीबाग प्लेटो हो गया, पालामू, रांची, मालवा, कोयम्बटूर, कर्नाटका, तो अलग अलग प्लेटोज से मिलके बनी है पूरी की पूरी पेनिनसुलर प्लेटो जो है, वो अलग अलग बहुत सारे प्लेटोज हैं यहाँ पे। और इट हैज़ अंडरगोन रिकरेंट, मतलब बार बार में अभी मतलब रिपीटेड फेजेस में इसमें अपलिफ्टमेंट ऑप्स और सबमर्जेंस के, यानी बार बार, एक बार तो क्या हो रहा है, जो मिट्टी है वो जो जगह है, प्लेट्स वगैरह, टेक्टोनिक प्लेट्स है, वो एक बार तो अपलिफ्ट हो रही है यानी ऊपर की तरफ आ रही है, दूसरी बार वो सबमर्ज होकर नीचे की तरफ जा रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर नीचे की तरफ जा रही है। तो इसमें रिकरेंट फेजेस आए किसके? अपलिफ्टमेंट के और सबमर्जेंस के। उसकी वजह से फोल्डिंग और फ्रैक्चरिंग हुई है इसके क्रस्ट के ऊपर, फॉल्टिंग और मतलब एक तो फॉल्ट्स बने हैं ऐसे, और एक क्या बनी है? फ्रैक्चर्स आए हैं बीच बीच में, यानी बीच बीच में ऐसी दरारें भी आई है इस वजह से। एक भीमा फॉल्ट है, ये बहुत फेमस है, ये सेस्मिक एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से हुई थी, यानी ये अर्थक्वेक की वजह से बनी हुई है भीमा फॉल्ट जो है वो। इसके एलिवेशन देखते हैं, वेस्ट टू ईस्ट की साइड है, यानी ये जो पेनिनसुलर प्लेटू ऐसे है ना, तो वेस्ट वाला जो पोर्शन है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, प्रूव फ्रॉम द रिवर फ्लो कन्फ्लुएंस इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। देखो जो वेस्टर्न पोर्शन है ना वो ज़्यादा हाइट में ज़्यादा बड़ा है और ईस्टर्न वाला जो कम है, तो इसका जो स्लोप है ना वो स्लोप कैसा है? यहाँ पे एलिवेशन की जगह पे स्लोप लिख लेना। तो ये स्लोप कैसा है? वेस्ट, ये ऐसे हैं, ये वेस्ट वाली जगह है और ये ईस्ट वाली जगह है, तो ऐसे हैं। और रिवर्स भी यहाँ पर फ्लो कैसे होती है? वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ फ्लो होती है, तो हमें ये रिवर्स से पता चलता है, प्रूव हो जाता है कि हाँ वेस्टर्न साइड ऊंची और ईस्टर्न साइड जो है कम है। इसके फीचर्स क्या हैं? मतलब यहाँ पे किस टाइप के लैंडफॉर्म वाले जो स्ट्रक्चर्स है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे टॉवर्स देखने को मिलते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, मतलब ऐसे वाले जो माउंटेन्स है, सतपुरा, विंध्यान वगैरह, ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, रिफ्ट वैलीज देखने को मिलती है, स्पर्स, हममॉकी हिल्स, वॉल लाइक कॉर्टिसाइड डाइक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग जो नेक्स्ट वाला बुक है ना उस सब के अंदर देखेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ नाम याद रखना है इसके। सॉइल कैसी है? स्पेशली जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो है ना, मतलब ये हो गया तो नॉर्दर्न साइड में, और जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, इस वाला जो रीजन है ना, स्पेशली इस रीजन के अंदर ब्लैक सॉइल है, इसीलिए यहाँ पे कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है। अब इसका इस पेनिनसुलर प्लेटो का एक पार्ट है डेक्कन प्लेटो, तो अब हम देखें